दूसरा सर, रूस और अमेरिका की आपने बात की कि लियाकत अली खान साहब को इनविटेशन आ गया था। आपके ख्याल में अमेरिका की तरफ जाना और रूस को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला? देखिए, इसके तो जवाब मुझसे बेहतर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया, क्योंकि भुट्टो साहब लेफ़्ट के लीडर बन गए। वो अपने आप को सोशलिस्ट भी कहते थे, और जब उनकी पीपल्स पार्टी उन्होंने इस बुनियाद पर रखी थी, सोशलिज्म की बुनियाद पर उन्होंने रखी थी, वो भुट्टो साहब खुद कंसीड कर रहे हैं। और मैंने उस किताब में रेफरेंस दिया है कि नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान का यह फ़ैसला उस वक्त दुरुस्त था। और रीज़न क्या वो दे रहे हैं, पाकिस्तान को दरकार थी अपनी फ़ौज बनानी और अपनी मईशत बनानी। या आप कह दें मईशत बनानी है, फ़ौज बनानी, वो दूसरी बात है कि हमारे केस में फ़ौज बनानी, मईशत बनानी, जिस तरह चाहे। हमारे पास फ़ौज भी नहीं थी, मईशत भी हमारी बुरा फ़ौज तो थी, ट्रेंड आर्मी थी, लेकिन उसको हथियार कोई नहीं थे। हथियार बहुत पुरानी तर्ज के थे। तो उसके लिए आपने ऑप्शन आपको था मॉस्को जाएं। आपने फ़ैसला किया कि आप वहाँ जाएंगे, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं था। उस वक्त ये था कि पंडित नेहरू जो थे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, वो थे फेबियन सोशलिस्ट। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णा मेनन, वो थे कम्युनिस्ट। इन दोनों के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे पाकिस्तान बनने से पहले, हिंदुस्तान बंटवारे से पहले, क्योंकि ये सोशलिस्ट रुझानात के हामिल अफराद थे। यहाँ ये भी डर था कि जी अगर सोवियत यूनियन हमेशा इंडिया को प्रेफर करेगा, क्योंकि वहाँ की जो लीडरशिप है ज़्यादा लेफ़्ट या सोशलिस्ट रुझानात की, तो एक उसमें ये फैक्टर था। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उन्होंने जो भुट्टो साहब ने दलील दी कि हमें अगर इकोनॉमिक एड की ज़रूरत थी, वो रूस नहीं दे सकता था। रूस की फ़ौज पावरफुल थी, लेकिन रूस हमको बहुत डेवलप मुल्क नहीं था इकोनॉमिकली। तो ये दलाइल उन्होंने दिए। मेरे ख्याल है इसमें काफ़ी वज़न है कि क्या इसमें कहना कि अच्छा या बुरा, ये जो डिपेंड करता है आपके हालात पे। अच्छा सर, आपने पहले अपने जवाब में ये बात की कि हम माशाल्लाह से न्यूक्लियर पावर से, जी हमारे सर दुनिया में बेहतरीन फ़ौज है, हम दुनिया में आबादी के लिहाज से भी 5वें नंबर पे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, इतनी खूबियाँ हमारे यहाँ हैं और हमारे पास इतने लोग भी एनर्जी वाले हैं, ये सब बातें आपने की, तो फिर क्या वजह है? क्या ये तो नहीं कमी रह गई कि हमें कोई लीडर ऐसा नहीं मिला जो इस सारे फ़ायदे, इस सारे मुस्बत पहलुओं से करके हमारे एक ऐसी कौम बना देता कि जो पॉजिटिव अंदाज में चलती हुई? ये इसमें हकीकत यह है कि हिंदुस्तान खुशकिस्मत था, उसको मिल गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़िंदगी के शुरू 47 से लेकर मेरा ख्याल है 12-13 साल मिले हैं उनकी। जब डेथ हुई है, कम से कम उन्होंने अपना सिक्का जो था ना, अपना स्टैंप लगा दिया था इंडिया पे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बदकिस्मती से साल के अंदर ही वो उनकी वफ़ात हो गई, और उसके बाद यहाँ ऐसी शुरू हो गई इख्तलाफात कॉन्स्टिट्यूशन पे कि बड़ी मुश्किल से बेसिक प्रिंसिपल्स रिपोर्ट आई, बीपीसी अग्रीमेंट ही नहीं था। उलमा हजरात का ख्याल था कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है और ये वही सिस्टम होगा। लोग कह रहे थे मुस्लिम लीग मूवमेंट के कायद-ए-आज़म का नज़रिया जो था वो एक नेशनलिस्ट मुस्लिम का था, और वो जो उन्होंने फ़ाइट की थी वो बरे सग़ीर के मुसलमानों की हुकूक की फ़ाइट थी। तो ये इतना झगड़ा हुआ कि इसमें कई साल लगे आपका आइन बहरहाल आपका आइन बन गया। जब एक डॉक्यूमेंट आपका बन गया है, शुक्र करें कि वो बन गया। अब मेरा कहना आपको यह है कि जब आप ये कहते हैं कि ख़राबी क्या थी, एक उनको एक एडवांटेज ज़रूर मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई लीडरशिप, और वो स्टैंप करके चले गए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया। कायद-ए-आज़म की स्पीचेज़ ही हम कोट करते रहे, और ऐसे दौर आए कि उनकी स्पीचेस को ही गायब कर दिया गया। उनकी स्पीच ही गायब कर दी गई जो कि बड़ी मशहूर थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू द मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू चर्च। सारा गायब हो गया। क्यों? कि हमारे हुक्मरानों, हमारे एग्रीमेंट नहीं था कि पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना है, तो इसलिए हमने उसकी कीमत अदा कर। क्या इसका मतलब है हम असीर रहेंगे? नहीं। अब मैं बताता हूँ, जब भी पाकिस्तान में 5 या 6 साल स्टेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान तरक्की करने लगता है।
इसका मतलब है कि अब अगर आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी। क्या और क्यों? अगर आपका मुल्क का प्राइवेट सेक्टर निकम्मा होता तो फिर कोई फ़ायदा ना होता। आपका प्राइवेट सेक्टर कामयाब है, वो बावजूद इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के हर जगह पे आपने अब ये आप तो नहीं जानबूझ के PIA को आपको नहीं किया आपने, क्योंकि आपकी गिरफ्त इतनी ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी आप छोड़ना ही नहीं चाहते। उसमें फ़ायदा है सबको। ये जो करप्शन होती है ना, ये ऐसे नहीं होती, इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाता है, टॉप से बॉटम फ़ायदा होता है। तो अगर आप खुद नहीं मानेंगे, कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आप अगर IMF आपको डंडे करके मनवा ले तो शायद आपकी आफियत है। जो चीज़ आपने खुद नहीं की, आपने टैक्स नहीं लगाए जिन लोगों को लगने चाहिए, IMF प्रेशर डाल रहा है। आप ये जो सोर्स हैं, जो ये रस एक जख्म आपकी इकॉनमी पे है कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है खाए जा रही हैं, इस मुल्क को अंदर से खा गई। जितना उनको देना पड़ता है, अगर वो गरीबों की तालीम पे हो या गरीबों की हॉस्पिटल बनने में हो तो क्या बेहतर नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन फ़ायदा उसका जो कुछ लोगों को होता है, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का है, चाहे वो 10,000 है 20,000 है, मुझे नहीं पता कितने हैं, जो उसमें उनको बहुत फ़ायदा वो नहीं होने देते। लेकिन मेरा ख्याल है कि पब्लिक भी अवेयर हो रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी भी अब इस लेवल पे आ गई है कि अब IMF भी आपकी बात नहीं मानता। वो समझते हैं आप हर दफ़ा बातें करके निकल जाते हैं। तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि IMF के आप तसल्लुत में लिटरली आ गए, जब वो कहते आप करते, बुरी बात है। लेकिन इसमें अच्छाई का पहलू मैं यूँ ढूंढ रहा हूँ कि अगर आपने खुद कुछ करना ही नहीं तो चलें वो तो करवा लेंगे, तो कोई करवा ले आपसे। बिल्कुल। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? तो उम्मीद की करनी है कि चाहे अयूब खां का हो, चाहे ज़िया-उल हक का हो, नवाज शरीफ के कुछ साल, चाहे मुशर्रफ साहब का हो, जिस दौर में स्टेबिलिटी रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी तेज़ी में ग्रो की है। और ये कोई नई बात नहीं, हैरत अंगेज़ नहीं, उसकी सीधी सी बात है कि कैपिटल वहीं जाएगा। पाकिस्तान का अब देखें ना, स्टॉक मार्केट है, ये तो नहीं कि हालात एक्सीलेंट हो गए पाकिस्तान में, अभी ख़राब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, आपका सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो बाहर है और उसकी वजह से बावजूद इसके बहुत ज़बरदस्त इंस्टेबिलिटी है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट कोई चीज़ पढ़ रही है, वो क्या पढ़ रही है? उनका ये ख्याल है कि अगर ये पॉलिसीज़ जो IMF के प्रेशर में आई हैं अगर चलती रहीं तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बेहतर हो जाए। उनकी अंडरस्टैंडिंग यानी बिजनेसमैन की, तो अगर आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा तो फिर फॉरेन कैपिटल आएगा। उससे पहले ये तसव्वुर करना कि आप कोई फॉरेन कैपिटल आ जाएगा, बिल्कुल लग़्व बात है। पाकिस्तान का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान के इन्वेस्टर जो कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत सा कैपिटल बाहर ले गए हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस हो, एक जब से नेशनलाइजेशन हुई है भुट्टो साहब के दौर में, यहाँ से लोग भाग गए, वो नहीं इन्वेस्ट करते किसी चीज़ में जो नज़र आए। वो क्या करते हैं? ट्रेडिंग करो, बिल्डिंग बनाओ, बेच दो। क्यों? उसमें रिस्क नहीं है। अब उनको डर ये है कि कुछ हम बनाएंगे कल हुकूमत ले जाएगी। स्कूल तक तो ले लिए, कॉलेज ले लिए, आटे की मिलें ले ली, छोटे छोटे कारखाने ले लिए, तो इसलिए लोगों का एतबार उठ गया। तो लोग अब सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। इस मुल्क की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। आपको अब दुनिया को समझ आ रही है अमेरिका क्या कर रहा है, सही या गलत। अब ट्रंप ये कह जा रहा है कि जी हमारी तो, हमको तो डी इंडस्ट्रियलाइज कर गया, सारा इंडस्ट्री चीन में चली गई। आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रोकनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जब जाएंगे, कोई इंसेंटिव तो देना है इन्वेस्टर को। सबसे बड़ा इन्वेस्टर को इंसेंटिव है स्टेबिलिटी। अगर रोज़ आज हुकूमत गिर गई, आज धरना है, आज जुलूस निकल रहा है, तो ये आपको सेटल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये एश्योरेंस दे दें कि 5 साल हुकूमत है, तो मैं आपको कागज़ पे लिख के देता हूँ कि इकॉनमी, चाहे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई और हो, चाहे ये गवर्नमेंट चले, तो प्रोग्रेस करेगा। ये साउथ ईस्ट एशिया का एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। साउथ ईस्ट एशिया में जो ज़्यादा तरक्की सबसे ज़्यादा कोरिया ने की है, फिर और मलेशिया सब आगे, उनके यहाँ दोनों वक्त में तरक्की हुई है। डिक्टेटर्स, मिलिट्री डिक्टेटर्स और सिविलियंस। हाँ, वहाँ ये फ़र्क किया है कि वहाँ के सिविलियंस भी सिविलियन डिक्टेटर्स थे,
मसलन महातीर मोहम्मद को पता इतने साल रहे हैं कि मैं भूल ही गया हूँ, 25 साल रहे हैं, 20 मुझे नहीं। सिंगापुर के जो ली कुआन यूथ है वो इतने साल रहे कि मुझे नहीं याद रहा कि 25 साल रहे हैं, 30 साल, किसी को याद ही नहीं है। वो लोग जब चलाते इकॉनमी तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये नहीं है कि सुबह वज़ीर आज़म उठेगा और कोई नया हुक्म पास कर देगा, नहीं ऐसे होता। पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटी। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर हमारे लोग फैसला कर लें कि चाहे जितने इख्तलाफात हों हमारी सियासी जमातें कुछ एरियाज़ में वो अग्री कर जाएंगे, तो फिर आपका मुल्क करेगा तरक्की। अगर आपने वो ना किया, उसके लिए मैं मानता हूँ कि सारी सियासी जमातों को मिल के ये भी फैसला करना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर को वो ट्रांसपेरेंट बनाएं। ये तभी मुमकिन अगर बैठेंगे। अगर बैठेंगे ही नहीं एक टेबल पर तो कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जब आप फॉरेन पॉलिसी बात करते हैं, किसी ने विलियम ग्लैडस्टोन से पूछा जो 4 दफ़ा बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं कि जी क्या राज है कामयाब खारजा पॉलिसी का। उनका इंटरनल स्टेबिलिटी, अंदरून मुल्क स्टेबिलिटी। विंस्टन चर्चिल ने जब लंदन तबाह किया जा रहा था, ऊपर से बमबार जर्मन आ रहे थे, गर्क कर दे लंदन को कर दिया, तो लोग उनके पास गए, उन्होंने कहा जी क्या हमारा अशर है, हम तो ऊपर देखते हैं जहाज़ आ जाता है। तो उन्होंने बजाय ये क्या कि हमको तो कुछ कर रहे हैं। उनका ये बताओ अदालतें सही चल रही? वो समझे पागल है, दिन को शराब पी हुई है, इसने क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी ज़िंदगी राह में, कहता था। उनका जी कल, लेकिन विंस्टन चर्चिल क्या कह रहा था, ओ भाई आपका अगर निज़ाम चल रहा है तो इसमें रास्ता निकल आएगा। तो मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं कि आप होप लूज़ करें। पाकिस्तान को जब 5-6 साल की स्टेबिलिटी मिली है वो तरक्की करने लगता है, उसकी शरह नमू GDP ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। आधे से ज़्यादा अरसे में इंडिया से ज़्यादा रही है। मनमोहन सिंह साहब के बाद जब उन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है तो उसके अंदर फ्री जब इकॉनमी को अनशैकल किया, ब्यूरोक्रेसी आज़ाद कराया, जिसको परमिट राज कहते थे, तो उनकी इकॉनमी पनपी थी। हमारे मुल्क में भी पनपेगी, लेकिन आपको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो डरे ना और फिर वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए जहाँ से वो भाग गए।